रमाताई को 4 औरतों ने मिलकर उठाया और किसी ऊंचाई पर लिटा दिया। उन मोमबत्तियों की धुंधली रोशनी में रमाताई ये देखकर चौंक गई कि तवायफ खाने के आंगन के बीचों बीच एक चिता बनी हुई थी और उन औरतों ने उसे उसी चिता पर लिटाया था। रमाताई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे पागल हो गई हो क्या तुम सब की सब? ये क्या करने जा रही हो? रमाताई ने ये कहा ही था कि तभी तवायफ खाने का मुख्य दरवाजा खुला। बाहर से आ रही तेज रोशनी के बीच में हाथ में जलती हुई मशाल और गोद में एक नवजात शिशु लिए हुए चंदा ताई चलते हुए आ रही थी। इस तरह आती हुई चंदा ताई हूबहू काली माँ ही लग रही थी। आज से 18 साल पहले तो चंदा ताई ने अपनी सहेली को खोया था, लेकिन आज तो उसने अपनी बेटी को खोया था। और सच कहा है किसी ने कि एक माँ से आप उसका सब कुछ छीन लो, वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर उससे उसका बच्चा छीनोगे तो फिर वो माँ से काली माँ का विकराल रूप ले ही लेगी। चंदा ताई को इस तरह अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रमाताई बहुत ज्यादा डर गई थी। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए चंदा ताई से कहा, ये क्या क्या कर रही है चंदा? पागल हो गई है तू? चल मजाक बहुत हो गया, अब जाने दे मुझे। ये कहकर जैसे ही रमाताई उस चिता से नीचे उतरने लगी, 2 औरतों ने रमाताई को पकड़कर फिर से लिटा दिया। तब तक चंदा ताई भी चिता के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी। पास में आकर चंदा ताई ने रमाताई से कहा, आज तक आपने हमें जीते जी मारा है, आज हम सब आपको जीते जी जलाएंगे। ये सुनते ही रमाताई की आंखें खुली की खुली रह गई। अब उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसने डरते हुए कहा, देख चंदा, पागल मत बन, मेरी बात सुन। आज के बाद जैसा तुम लोग चाहोगे सब कुछ वैसा ही होगा। मैं तो कहती हूँ आज से तू ही संभाल इस तवायफ खाने को। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इस पर चंदा ताई ने कहा, चिंता मत कीजिए रमाताई, हम आपको यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ही भेज रहे हैं। तब तक बाकी औरतें अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगी थी। कोई फूल चढ़ा रही थी तो कोई सफेद कपड़ा उनके ऊपर डाल रही थी, तो कोई पानी का मटका लेकर चिता के बाहर बाहर चक्कर लगा रही थी। ये सब देख रमाताई ने झल्लाते हुए जोर से कहा, अरे रुको ना तुम लोग, दिख नहीं रहा, बात कर रही हूँ ना मैं। लेकिन किसी ने रमाताई की एक ना सुनी और अपना अपना काम जारी रखा। तो ये सब देख रमाताई ने अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, कोई है? ये देख पीछे खड़ी एक लड़की ने हल्के हंसते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है ताई, ये तो आप भी भली भांति जानते हो कि तवायफ खाने की 4 दीवारी में औरत के चिल्लाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन बाकी लड़कियां भी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसी हंसी के बीच में चंदा ताई ने सभी की आंखों में देखा तो सब गंभीर हो गई और सबने नजरें झुकाते हुए हामी भरी। चंदा ताई ने उस जलती हुई मशाल को उस बच्ची के हाथों से छुआकर रमाताई की चिता की तरफ बढ़ा दी। मशाल की आग रमाताई की तरफ बढ़ रही थी और रमाताई लगातार चिल्लाती जा रही थी, नहीं नहीं नहीं। देखते ही देखते रमाताई की चिता आग की लपटों में भभकने लगी थी और उन आग की लपटों के बीच रमाताई के चिल्लाने की आवाजें चीखों में बदल गई थी। धीरे धीरे वो चीखें आना भी बंद हो गई। पूरा तवायफ खाना उन आग की लपटों से रोशन हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे रमाताई की चिता के उठते हुए धुएं से सब कुछ पवित्र हो चुका था। रमाताई के बाद चंदा ताई को तवायफ खाने की मुखिया बनाया गया। चंदा ताई के मुखिया बनते ही चंदा ताई ने सबसे पहला बदलाव यही किया कि किसी भी तवायफ को जब भी माँ बनना हो वो बन सकती थी, या किसी को किसी के साथ घर बसाना हो तो वो बसा सकती थी। चंदा ताई के मुखिया बनते ही पूरे तवायफ खाने में खुशियां लौट आई थी। लेकिन चंदा ताई के सीने में तो अभी भी बदले की लौ जल रही थी और ये लौ तब तक नहीं बुझने वाली थी जब तक वो पत्थर भुज बाबा
और यामिनी से बदला ना ले ले। चूंकि जब से कावेरी की बच्ची पैदा हुई है तभी से तवायफ खाने की औरतों के जीवन में उम्मीद की किरण छा गई थी और उसका शरीर भी बिल्कुल रेशम सा मखमली था। इसीलिए सभी औरतों ने मिलकर कावेरी की बच्ची का नाम रेशमी रखा। रेशमी का पूरा पालन पोषण चंदा ताई ने खुद अपने हाथों से तवायफ खाने में ही किया। चंदा ताई ने कावेरी से तो हमेशा खुद की वृंदा की सारी सच्चाई छिपा कर रखी थी, लेकिन रेशमी के साथ ऐसा नहीं किया। चंदा ताई ने बचपन से ही रेशमी को पूरी सच्चाई से रूबरू रखा और यहाँ तक कि ये भी बताया कि उसकी माँ की मौत के पीछे कौन कौन जिम्मेदार थे। चंदा ताई ने बचपन से ही रेशमी के जहन में बदले का बीज बो दिया था और हर रोज उसकी सिंचाई किया करती थी। देखते ही देखते रेशमी जब 18 साल की हुई तो वो बदले का बीज अब एक विशालकाय पेड़ बन चुका था। चूंकि रेशमी पत्थरभुज बाबा के प्रयोग का नतीजा थी, इसीलिए वो सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ी भी जल्दी हो रही थी और उसके अंदर कुछ शक्तियां भी थी। और चंदा ताई भी ये बात जानती थी कि अगर रेशमी को मायापुर में जाना है और पत्थरभुज बाबा जैसे इंसान से बदला लेना है तो रेशमी को उसके अंदर की शक्तियों को और ज्यादा उजागर करना होगा। इसीलिए चंदा ताई ने रेशमी को बचपन से टीले वाले बाबा की सेवा में लगा दिया था। आखिर में वहीं से रेशमी को मायापुर में जाने का रास्ता मिल गया था। अपनी पूरी आप बीती बताते बताते चंदा ताई की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके पुराने जख्मों को कुरेद कर बाहर निकाल दिया हो। आंसू सिर्फ चंदा ताई की आंखों से ही नहीं बह रहे थे, चंद्रकला और वैद्य जी की आंखें भी उतनी ही नम थी। जो पहेलियां सालों से चंद्रकला के लिए पहेलियां बनी हुई थी, वो सब पहेलियां भी अब सुलझ चुकी थी। उन सब आत्महत्याओं के पीछे कौन था, तारा की मौत कैसे हुई थी, अंगुना ने मायापुर पर हमला क्यों किया था, इन सब सवालों के जवाब चंद्रकला को मिल चुके थे। चंदा ताई के अतीत के पन्ने पलटते पलटते सुबह के करीब 7-8 बज चुके थे। अब तक चंदा ताई के ऊपर उस औषधि का असर भी कम हो चुका था। अब वो अपनी इतनी चेतना में थी कि उन्हें समझ आ रहा था कि वो कहाँ बैठी हुई है और किसके सामने अपनी कहानी कह रही है। तभी चंदा ताई ने देखा कि अंदर के कमरे से चंद्रकला चलते हुए बाहर आ रही थी। अब तो चंद्रकला को देखकर भी चंदा ताई को कोई झटका नहीं लगा। चंद्रकला ने चंदा ताई के पास बैठकर उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए चंदा ताई, मुझे मजबूरी में आपको औषधि पिलाकर आपके अंदर से सारी सच्चाई बाहर निकालनी पड़ी। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। जवाब में चंदा ताई ने कहा, कोई बात नहीं चंद्रकला, मैं इसके लिए कहीं ना कहीं पहले से तैयार थी। कावेरी हमेशा कहा करती थी कि मायापुर से कोई और मुझे ढूंढते हुए आए ना आए, लेकिन चंद्रकला जरूर आएगी। और जिस दिन तुम मुझसे मिलने आई थी, मैं उसी दिन समझ गई थी कि अब तुम सच्चाई जाने बगैर नहीं रहोगी। इस पर चंद्रकला ने कहा, लेकिन ताई, आपने और रेशमी ने मुझे पहले सच्चाई क्यों नहीं बताई? आप मुझ पर तो भरोसा कर सकती थी ना? चंदा ताई ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, भरोसे के चलते ही तो ये सब कुछ हुआ है। मायापुर के लोगों पर भरोसा करके ही तो मैंने अपनी बेटी खो दी। अब फिर से वही गलती दोहराकर अपनी पोती को नहीं खोना चाहती थी। चंद्रकला चंदा ताई की बात समझ सकती थी। उसने चंदा ताई से कहा, लेकिन मैं आपका भरोसा जीत कर रहूंगी ताई। पत्थरभुज बाबा और यामिनी के अंत का समय अब आ चुका है। इस लड़ाई में अब आपकी पोती अकेली नहीं है। उसका साया बनकर मैं हमेशा उसके पीछे खड़ी रहूंगी। ये सुनकर चंदा ताई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं चंद्रकला के चेहरे पर पत्थरभुज बाबा और यामिनी के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वैसे तो चंद्रकला कभी भी किसी की हत्या के पक्ष में नहीं रही थी। वो हमेशा सामने वाले को प्रायश्चित और सुधर जाने का अवसर दिया करती थी। यहाँ तक कि वो बुरे से बुरे काले साए को भी यहाँ मुक्त होने का मौका दिया करती थी।
लेकिन पत्थरभुज बाबा और यामिनी के पापों के घड़ों का स्तर अब बहुत ऊपर उठ चुका था। पत्थरभुज बाबा ने अपने प्रयोग के चलते गांव की न जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। उन्हीं लड़कियों ने बदनामी के चलते फिर आत्महत्या कर ली थी। इनके अलावा जो लड़कियां गायब हुआ करती थी वो असल में गायब नहीं हुआ करती थी, बल्कि पत्थरभुज बाबा के प्रयोग के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। और रात के अंधेरे में गांव वालों की नजरों से बचकर पत्थरभुज बाबा उन लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया करते थे। इन सब के बाद सवाल ही नहीं उठता था कि चंद्रकला पत्थरभुज बाबा को माफ कर सके। वहीं यामिनी को लेकर अभी तक चंद्रकला को यही लगता था कि यामिनी सिर्फ सरपंच जी, मालती और जितेंद्र की मौत के लिए ही जिम्मेदार है। लेकिन यामिनी के हाथ तो तारा और कावेरी के खून से भी सने हुए थे। इसके अलावा भी ना जाने कितने लोगों को यामिनी ने अपने स्वार्थ के लिए मारा होगा। इसीलिए चंद्रकला ने ये तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो यामिनी और पत्थरभुज बाबा का अंत करके ही रहेगी। यामिनी ने आज तक सिर्फ इसी बात का फायदा उठाया था कि उसे नीति की सच्चाई पता थी, लेकिन अब चंद्रकला ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया था कि अगर इन सब के चलते गांव वालों को नीति की सच्चाई पता चलती है तो चल जाने दो। वो सिर्फ एक नीति के लिए पूरे गांव वालों की बलि नहीं चढ़ा सकती थी। यही सब सोचते हुए चंद्रकला ने चंदा ताई से कहा, चलिए ताई, मैं और वैद्य जी आपको आपके घर छोड़ देते हैं। इस पर चंदा ताई ने मना करते हुए कहा, नहीं चंद्रकला, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी घर। इस वक्त तुम्हारा मायापुर में होना ज्यादा जरूरी है। जैसे ही चंदा ताई ने ये कहा, चंद्रकला के जहन में जितेंद्र का ख्याल आया। उसने चंदा ताई से कहा, हाँ ताई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे जल्द से जल्द मायापुर जाना होगा। इसके बाद चंद्रकला और वैद्य जी दोनों मायापुर के लिए निकल गए। चंद्रकला के जाने के बाद चंदा ताई ने ऊपर की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, चंद्रकला और मेरी बच्ची की हमेशा रक्षा करना। कहते हुए चंदा ताई वहां से अपने तवायफ खाने की तरफ चली गई। सुबह हो चुकी थी, इसीलिए चंद्रकला और वैद्य जी को तुरंत ही मायापुर के लिए जीप मिल चुकी थी। लेकिन फिर चंद्रकला को मायापुर जाने की बहुत ज्यादा हड़बड़ी थी। चंद्रकला को ये डर सता रहा था कि कहीं जितेंद्र को उन आत्माओं ने नष्ट न कर दिया हो, क्योंकि उन रहस्यमयी घेरों की समयावधि सिर्फ 24 घंटे की ही थी और 24 घंटे पूरे होने में अब थोड़ा ही समय बचा था। लेकिन चंद्रकला कहाँ जानती थी कि जितेंद्र को अंगुना ने पहले ही वहां से आजाद करा लिया था। एक तरफ जहाँ चंद्रकला मायापुर के लिए निकली थी, वहीं दूसरी तरफ रेशमी और राघव दोनों मालती के काले साए की बोतल लेकर नदी से होते हुए मायापुर पहुंचने ही वाले थे। जब मायापुर पहुंचने को हुए तो रेशमी ने राघव से कहा, मालिक, आप ये बोतल लेकर हवेली चले जाइएगा और मैं घर चली जाऊंगी। मुझे जाकर चंद्रकला दीदी को भी जवाब देना होगा। ये सुन राघव ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं नहीं रेशमी, ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस बोतल को हासिल करने का श्रेय मैं अकेले नहीं लेने वाला हूँ। मैं चाची को सब कुछ बताने वाला हूँ कि इस बोतल को लाने में तुमने मेरी कितनी मदद की है। तो पहले तुम मेरे साथ हवेली चलो, हम दोनों मिलकर चाची को ये बोतल दे देते हैं। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना। लेकिन रेशमी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यामिनी को उसकी इन सब विद्याओं के बारे में कुछ भी पता चले। इसीलिए रेशमी ने राघव से कहा, नहीं मालिक, अगर आप मालकिन को ये सब बताएंगे तो मालकिन खामखा आपसे नाराज होंगी कि आपने इन सब के बारे में मुझे क्यों बताया। रेशमी की ये बात राघव को भी कुछ ठीक लगी, लेकिन फिर भी राघव किसी भी हालत में रेशमी के बारे में यामिनी को बताना चाहता था। कहीं न कहीं इसमें राघव का स्वार्थ भी था कि अगर कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो राघव अकेला ना फंसे। इसीलिए राघव ने रेशमी से जिद करते हुए कहा, नहीं रेशमी, चाहे चाची मुझसे कितनी भी नाराज हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए चंद्रकला की जगह चाहिए, तो उसके लिए तो तुम्हें चाची से मिलना ही होगा।
ये सुनकर रेशमी ने मन ही मन कहा, ये बात तो मैंने इस राघव को फंसाने के लिए कह दी थी, लेकिन लगता है ये बात कहकर मैं खुद ही बुरी तरह फंस गई हूँ। इसके बाद रेशमी ने कुछ और भी दलीलें दी, लेकिन राघव ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार रेशमी को भी राघव की जिद के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि रेशमी भी जानती थी कि अगर बहुत ज्यादा मना किया तो राघव को शक हो जाएगा। यही सोचकर रेशमी राघव के साथ जाने को तैयार हो गई। लेकिन रेशमी को अब यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी विद्याएं और शक्तियों के बारे में जानकर यामिनी को शक न हो जाए। यही सब सोचते हुए रेशमी की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आखिर कैसे चंद्रकला, यामिनी और पत्थरभुज बाबा की सच्चाई गांव वालों के सामने लेकर आएगी, और क्या राघव को रेशमी के साथ देखकर यामिनी को रेशमी पर शक हो जाएगा, या रेशमी यामिनी को अपनी बातों में उलझा लेगी।